स्वागत है आपका सतीश जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। जी, पिछली बार जब आपसे चर्चा हुई थी, आपको याद होगा और नई परख के दर्शकों को भी याद होगा, तब आपने 2 महत्वपूर्ण बातें कही थीं और जिनके बारे में मेरे ख्याल से नई परख के दर्शकों ने ध्यान से उन्हें सुना और वो अभी सोच रहे होंगे उनके बारे में। और आज जो कलकत्ता में घटनाएँ हुई हैं, उनसे उन बातों की प्रासंगिकता और स्पष्ट हो जाती है। वो ग बातें ये थीं, पहली बात तो आपने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीतने की जिद पर आ जाए, तो शायद बंगाल को जीत ले। आपका शायद काफ़ी भारी था, आपने उसे रेखांकित भी किया था, शायद बंगाल को जीत ले। लेकिन साथ में आपने दूसरी बात ये कही थी, जो इस बात को एक तरफ कैंसल भी करती थी और रद्द भी करती थी और दूसरे उसका एक ख़ास मतलब भी हमारे सामने आता था निकल कर। आपने ये कहा था कि कुछ दोनों ही पक्षों ने ममता ने और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अपने विकल्प भी हाशिए में तैयार कर रखे हैं। अ, मतलब उसको अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं कि उन्होंने अपने पार्किंग लॉट में कुछ विकल्प पार्क कर रखे हैं, जब चाहेंगे तो उनका निकाल के उनका इस्तेमाल उनको उनको गतिशील कर देंगे उन विकल्पों को। और वो ये है कि जब ज़रूरत पड़ेगी, तो हो सकता है कि वो लोग आपस में कुछ किसी समायोजन पर पहुँचते हुए नज़र आएँ और ममता का बंगाल में बने रहना भाजपा को मुफ़ीद लगने लगे और ममता को भाजपा का केंद्र में बना रहना मुफ़ीद लगने लगे। कुछ इस तरह की बात निकल कर आई थी। पेचीदा बात थी, लेकिन उसका नई परख के दर्शकों ने स्वागत किया था। अब आज जो कलकत्ता में घटनाएँ हुई हैं, जिसमें ईडी ने बंगाल सरकार के कुछ ठिकानों पर छापे मारे हैं, तृणमूल कांग्रेस के कुछ ठिकानों पर छापे मारे हैं, उनमें आईपैक भी शामिल है। आईपैक वो संगठन है, हम तो जानते ही हैं ना कि एक ज़माने में प्रशांत किशोर ने जिसकी स्थापना की थी और जो विधानसभा चुनाव में और फिर लोकसभा चुनाव में एक-एक बार ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति बनाने में मदद कर चुका है। अब प्रशांत किशोर उस संगठन से अलग हो गए हैं, लेकिन वो संगठन अभी भी है और वो ममता बनर्जी की जो चुनावी रणनीति है, उसके केंद्र में है। फिर ममता बनर्जी वहाँ पर पहुँची, ये घटना सब लोगों को पता ही है, अब टीवी पे लगातार यही चल रहा है और उन्होंने ज़बरदस्ती आईपैक के दफ्तर में जहाँ ईडी की छापेमारी चल रही थी, वहाँ जाकर एक फ़ाइल, एक लैपटॉप और कुछ और दूसरे दस्तावेज़ और हार्ड डिस्क वग़ैरह अपने कब्ज़े में ले ली उन्होंने। तो आप इस पूरे घटनाक्रम को अपनी पिछली टिप्पणी की रोशनी में किस तरह देखते हैं? देखिए मैंने 2 टिप्पणियाँ की थी। एक तो ये कहा था कि जो ममता से बीजेपी के संबंध जितना हम लोग दुश्मनी वाले मानते हैं, वो शायद है नहीं, नंबर 1। नंबर 2 कहा कि जीतने पे आ जाए तो जीत सकती है। आज की घटना से तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो जीतना चाहती है बंगाल और वो आमादा है, हुँ, इस प्रकार से कि ईडी का रेड हो गया। तात्कालिक रूप से ममता बनर्जी सड़क पे आ गई, फाइल दिखाया। ये बड़ा ही मतलब फाइल दिखाना, फाइल लेने तो ईडी नहीं आएगी हुँ, और अगर ईडी लेने आएगी तो कुछ मनी ट्रेल देखने आई होगी कि पैसे तो आप जानते हैं कि कोई भी आदमी आज के डेट में चुनाव जो है सही पैसे से तो लड़ता नहीं, ब्लैक मनी ही जैसे तैसे सबके पास पहुंचती है। तो ममता बनर्जी चूंकि राज्य की मुखिया है, थोड़ा बहुत उनका कॉर्पोरेट में भी लिंक है, लेकिन उनका जो चंदा है, उनका जो भुगतान है, उनका जो पैसा है, वो राज्य में ही जो काम करने वाले व्यापारी हैं उनसे मुख्य रूप से आता है। देखिए ये बात सही है कि कोयला माफियाओं का बड़ा जाल है बंगाल से लेके झारखंड तक। जी। तो हो सकता है कि मनी एक तो होता है ना कि पैसे का सप्लाई रोकने में ये शायद ये रेड मदद करेगी भी। कोयला व्यापारियों पर कुछ पहले भी रेड हुआ, कोई ऐसा कह रहे थे कि 100 रेड हुई थी, लेकिन आज के रेड में जो खास बात है वो आईपैक है। आईपैक है। आईपैक तो कभी मोदी जी के लिए भी चुनाव की प्लानिंग करती थी, हुँ, स्ट्रेटजी हुँ, करती थी। हुँ, तो जो प्रशांत किशोर का भी नाम आया था उस समय 14। तो इसमें यही होगा कि कुछ मनी ट्रेल, जो पाइपलाइन है पैसे का, वो कहाँ से आता है, कौन लोग देते हैं, उसको रोका जाए कि नहीं रोका जाए, कितना रोका जाए, उनके ऊपर दबिश दी जाए, ये चल भी रहा है आजकल, हर जगह चलता है।
तो ये एक चीज हो सकती है। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से उसको एक चुनावी राजनीति के हिसाब से उस तरह पैंतरा लिया, लेके हरा वाला फाइल दिखाने लगी कि फाइल, उनका कहना था कि हमारी स्ट्रेटजी चुराने आए थे, स्ट्रेटजी लेने आए। तो ये स्ट्रेटजी लेने आए थे, तो क्या स्ट्रेटजी क्या कोई फाइल में बंद करके आईपैक के ऑफिस में रखा जाता है क्या? ये हमको नहीं समझ में आया। लेकिन यही है कि जैसे को तैसा बीजेपी का जो पूरा प्रोपेगेंडा, बीजेपी सरकार जैसे लड़ती है और चुनाव में अपने सारे संसाधन इस्तेमाल करती है, हर तरह से आपको घेरती है, तो ममता बनर्जी जैसे को तैसा वाले अप्रोच वाली नेता है। तो तुरंत के तुरंत सड़क पे कि आप आए हो हमारे यहाँ जबरदस्ती करने, ये वो आपको भेजा गया है, उनका ये है कि नहीं? तो ये हम इस लिहाज से देख रहे हैं। और एक बात हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो मैंने पिछले बार 2 बातें कही थी, आज उसमें से पहले का मुजाहरा है। दूसरा तो उस हिसाब से कट जा रहा है। लेकिन दूसरे का क्या है कि अब ममता बनर्जी इसको कैसे इस्तेमाल कर लेती। ममता से टकराना, उनको हराना इतना आसान नहीं है। शायद जितना आसान वहां था बिहार में। वो एक अलग चट्टान है, महिला है, अगर वो तुष्टिकरण भी करती है, जो कि करती हैं, लेकिन वो देवी की आराधना भी उसी हिसाब से करती है जितना वो माइनॉरिटी तुष्टिकरण करती है। तो यहाँ पर जो है ना, सिर्फ जय श्री राम खाली नहीं चल पाता है कि नहीं? तो वो उनके साथ दोनों चीजें हैं। और महिला भी हैं, पैसा बांटने में भी उस्ताद है। मैंने पैसा से मतलब वेलफेयर स्कीम्स में महिलाएं हैं। बंगाली अस्मिता है, बंगला में बोलती है। बंगला में जो खेला होबे का नारा दिया था, तो सच में खेला तो पिछले बार कर ही दिया था ना। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, मेरा अभी भी मानना है कि वहां की लैंग्वेज सीख रही, वहां अपने आप को प्रविष्ट करा रही। नहीं तो जो झटका 2024 में लगा, उसमें बंगाल प्रमुख था झटका वाले में, यूपी के बाद। कि भाई वहां तो सोच रहे थे कि भाई पिछले बार 18 आ गया था, तो इस बार करीब 25 आ जाएगा। लेकिन वो तो और नीचे उतर गए, नीचे उतर गए। तो वो इसका 2 आयाम मैं इस प्रकार से देखता हूं। आगे आने वाले दिनों में आज का जो संकेत है कि ये धर पकड़, छापे छुपे और बढ़ेंगे। और देखिए, एक बात जब मैं बोलता हूं कि भाई सरकार के लिए ममता बनर्जी हो सकता है कि कठिन परिस्थितियों के लिए एक अच्छा हो सकती है, बीजेपी के साथ भी रही है पहले सरकार। लेकिन क्या ये संघ परिवार के जो एजेंडा है, उसमें बंगाल बड़ी प्रमुखता से है। सीमावर्ती है, घुसपैठियों का नारा लगता है, बंगाल का है। तो उस लिहाज से तो आज की जो घटना है, वो आगे आने वाले ऐसे ही कई और घटनाओं से पर्दा उठाती है। और ये दिखता है कि अ, आगे जो है फिर भारतीय जनता पार्टी और उसकी पूरी टीम या संघ परिवार सब मिलके शायद बंगाल में धावा बोलने का एक पूरा रणनीति बना रहे हैं। अभी हमने देखा अमित शाह भी गए थे वहां पर। तो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी उनका शायद उद्देश्य ये है कि बंगाल में कब्जा कर लो, ममता को हटाओ। ये कुछ ऐसा दिखता है। आपने कहा कि ईडी जो है वो रणनीति चुराने नहीं आई होगी, वो मनी ट्रेल का पता लगाने आई होगी। तो इस तरह के दोनों तरह के संकेत वहाँ से मिल रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपने आरोप में ये कहा है कि हमारी जो उम्मीदवारों की सूची हमने बनाई है अपने उस सूची को ये लोग चुराना चाहते थे और हमारी रणनीति के दूसरे पहलुओं को चुराना चाहते थे। ये उन्होंने बाकायदा कहा है उन्होंने। तो उन्होंने इस अपनी बात पे वज़न देने के लिए खोल के बताया है कि अगर रणनीति चुराने की मैं बात कहती हूँ, तो दरअसल वो क्या चीज़ चुराने के लिए आए थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, जहाँ तक मनी ट्रेल का सवाल है और चुनाव में काले धन के मिलने का सवाल है, ये तो बात आपकी सही है कि काला धन सभी पार्टियाँ इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद मेरे ख्याल से देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा रुपए मिले थे। 1610 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में
ममता बनर्जी की पार्टी को प्राप्त हुए थे। उसके बाद में अभी जो, और उसमें एक केवल एक किसी एक कॉर्पोरेट संगठन ने तो 500 करोड़ से ज़्यादा टीएमसी को दिए थे। और अभी जो पता चला, जब इंडियन एक्सप्रेस ने जो नए इलेक्टोरल ट्रस्ट के ज़रिए जो अनुदान दिए जाने वाली बात कही, उसमें भी टीएमसी का स्थान अच्छा खासा था। तो टीएमसी को कानूनी रूप से भी काफ़ी पैसा मिलता है, क्योंकि वो सत्ता में मुद्दतों से हैं और ये भी लोगों को लगता है कि शायद इनको हराना मुश्किल है, आगे भी सत्ता में बनी रहेंगी। इस प्रकार की छवि छोड़ने में भी वो माहिर हैं। तो टीएमसी के पास उस लिहाज से पैसे की, वैधानिक पैसे की भी चुनाव लड़ने में कमी नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कोयला माफिया का वहाँ पे ज़बरदस्त नेटवर्क है और उसके ज़रिए भी बहुत पैसा मिलता होगा, ये बात आपकी सही है। तो टीएमसी को संसाधनों की कोई कमी नहीं है, ये पहली बात ये है। अब दूसरी एक और बात आती है सामने कि जब अच्छा, फिर भाजपा ने एक दावा किया है कि अगर अगर मुख्यमंत्री आवास पे हमला हो जाए, छापा पड़ जाए, तो वहां पर 1000 करोड़ रुपया मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री आवास पे छापा पड़ जाए, तो मुख्यमंत्री आवास में 1000 करोड़ रुपया मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। देखिए भारतीय आपकी जनता इसकी तस्दीक होती है कि मनी ट्रेल ढूंढने आई थी वो? जी हाँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रचार तंत्र में, प्रोपेगेंडा में बहुत आगे है, लेकिन ममता बनर्जी कम नहीं है। हम्म। वो तो फिर कहने लगेंगे कि भाई प्रधानमंत्री के यहाँ पड़ जाए छापे तो 10,000 करोड़ मिलेंगे। हम्म। अब ये राजनीतिक चीजें हैं, ये हम्म। चुनाव के समय ऐसी चीजें बात होंगी, हम्म। है ना। हम्म। बीजेपी अगर वहां भी शीश महल ढूंढना चाहती है हम्म। बंगाल में, तो ढूंढ सकती है। बहुत तरह की चीजें हैं, अभी प्रयास तो इन्होंने बहुत किए हैं उस तरह से दिखाने के लिए। ऐसे जैसे संदेश खाली में भी कई चीजें हुई, मुर्शिदाबाद में भी कई चीजें हुई, है कि नहीं। एक प्रविष्टि की के प्रयास तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरा बहुत अच्छे से मानना है ये चीज कि हम लोग जितना समझते हैं उतना शायद उतना कठिन संबंध नहीं है। अभी तक तो पूरा शांति ही चल रहा था, बीच में ऐसा ला ये छापे, वो धरा गया, वो जेल में, यहाँ वहां पार्थाव, क्या क्या नहीं हुआ, है ना। लेकिन उस ढंग से कार्रवाई हुई, फिर थोड़ा रुक गया, आधे बीजेपी वाले चले जाते हैं टीएमसी में, टीएमसी वाले इधर आ जाते हैं। ये भी तो आपने देखा है, रिवॉल्विंग डोर है वहां। जी हाँ। तो लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, मेरे जो समझ में आती है कि अगर संघ परिवार का टोटल एक इकट्ठा एक एजेंडा है कि सीमावर्ती राज्य होने के नाते, और बंगाल उनका अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है, वो एक मेन इसमें डिसाइसिव फोर्स है, डिसाइसिव चीज ये है। दूसरी चीज एक जो आपने बात कही कि ममता बनर्जी को चंदा, है भाई, सबसे ज्यादा ममता ही बनर्जी है क्या इस देश में कि उनको इतना चंदा मिल गया। स्टालिन को भी मिला बहुत चंदा। तो चंदा ममता जी को मिल जाता है, और आजकल अब बीजेपी को 10,000 मिलता है, मुख्य विपक्षी पार्टी को मिलता है 522 करोड़, जो अभी एक डेटा आया है। तो ऐसी क्या वजह है कि मुख्य विपक्षी पार्टी को 522 ही करोड़ आता है। भाजपा को तो समझा जा सकता है, वो सत्ता में है, उसको 10,000 करोड़ आ भी सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 522 करोड़ ही क्यों आएगा, ये आप समझ सकते हैं कि क्या कारण हो सकता है। तो क्या ममता बनर्जी के पास जो चंदा है आया बढ़िया से, तो कारपोरेट कामों के लिए, ठेका देने के लिए, ये सिर्फ वजह नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं उदारता होगा पाइपलाइन में, लेकिन अगर पाइपलाइन को कसना है, क्योंकि चुनाव हमको जीतना है, तो उस समय जो चीजें होंगी, की जाएंगी या कराई जाएंगी, वो दूसरी होंगी। आप समझिए इस चीज को। मान लीजिए कि आज और हम और आप कल जो है हमारे जो इंटरेस्ट मिलते हैं, लेकिन जब इंटरेस्ट टकराने लगे और हमारा एजेंडा लगे कि यही प्रमुख है, तो आपकी जो नीति और रणनीति बदलेगी। ये मेरा कहने का मतलब है। मैं नहीं जानता, एक चीज तो हमने आपके पिछले शो में भी कहा था, एक भी चीज तो सार्वभौम सत्य है ना, कि इतना घुसपैठियों की बात, पूरा बंगाल में हिंसा की बात, हमले की बात, करप्शन की बात, इसके बावजूद भी ममता बनर्जी बनी हुई। हाँ, वह
वहां भी प्रयास भाजपा कर सकती थी, नहीं की। अभी तक नहीं उस ढंग से की है, खाली हो हल्ला हुआ। लेकिन एक बात तो हो गया ना कि वहां से जो थर्ड फोर्स हो गई, जो फर्स्ट फोर्स थी, जो फर्स्ट फोर्स थी कम्युनिस्ट पार्टियां, वो सब तो समाप्त हो गई। कांग्रेस पार्टी भी समाप्ति हो गई, है कि नहीं? बहुत दिनों के बाद कांग्रेस में एक हलचल हुई है, जो मौसम नूर जो है कांग्रेस में वापस लौटी। लेकिन अधीर रंजन का पता नहीं है। तो वो पोलराइज्ड ही चुनाव है ना। एक एक दृष्टि से जो थर्ड फोर्स है, वहां के हिसाब से वो तो समाप्त है। तो ये पोलराइज तो हो ही गया है टीएमसी और बीजेपी के बीच में। अब जो उचित उचित भाजपा को लगता है वो करेगी। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी जितना अभेद किला पिछले बार तक थी वो इस बार नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा नहीं है, बॉडी लैंग्वेज भी उनका उतना ज्यादा, मेरे ख्याल से, मेरे अपने असेसमेंट में, गलत तो हो ही रहे आजकल, तो गलत हो सकते हैं, वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं लगता। तो जिस तरह से उन्होंने आज ये काम किया है, इसको और दूसरे ढंग से भी वो इसका प्रतिकार कर सकती थी। लेकिन वो सीधे-सीधे हेड ऑन लेने वाली हैं। और इससे भी उनका जो है एक शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन थोड़ा-सा हिलती हुई नजर आए, ये ये मैं कहता ये तो बात आपकी मुझे ठीक लगती है। ये विश्लेषण आप मुझे आपका ठीक लगता है कि जब अ, ईडी ने आईपैक के दफ्तर पे छापा मारा। हुँ। अच्छा, आईपैक का कोयला घोटाले से क्या ताल्लुक हो सकता है? आईपैक तो कोयला घोटाले से जुड़ी संस्था नहीं हो सकती है। आईपैक आईपैक तो कोई सरकारी संस्था है नहीं। आईपैक तो एक निजी संस्था है और कोयले का बिज़नेस भी नहीं करती है आईपैक। तो फिर आईपैक के ऊपर ईडी का छापा मारने का क्या मतलब था? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, क्या हो सकता है। मैं नहीं जानता। मैं कतई कह भी नहीं सकता, दावा भी नहीं कर सकता, मेरे पास कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन इतनी तो जानकारी है, इतना दिन तक घूमते-घामते पता करते लोग जो बताते हैं, वो आपको भी पता होगा कि कौन संस्था में कौन काम हो रहा है, ये आप कह नहीं सकते। मान लीजिए कि हमको पैसा रीरूट करना हो, तो एक ऐसे जगह पे ही पैसा जा सकता है, जहां पर लोगों की आमतौर पे नजर नहीं जाएगी। तो होने को तो हो सकता है, लेकिन मैं कैसे कह सकता हूं? मुझे नहीं लगता कि कैंडिडेट का नाम चुराने के लिए ईडी ये काम करेगी। मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये मनी पाइपलाइन को ही रोकने का ये काम उसमें हो सकता है। ये होता है, मैंने देखा है। आप देखिए ना, अभी जो पैसा चंदा चुनाव का आता है, मैं समाजवादी पार्टी और आरजेडी वगैरह का देख रहा था कि कितना चंदा आया। तो शायद 1 आध 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ टाइप का चंदा दिखाई पड़ता है। इस तरह का है। तो ठीक है, ममता को पैसा आता है, ममता के सूत्र हैं, ममता के काम हैं, ममता के संपर्क हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत लोग होते हैं नेता लोग, कई ऐसे पार्टियां बना लेते हैं जिसमें पैसा चंदा दिलवा के वो अपना गोलमाल करते रहते हैं। ऐसी पार्टियां बनी 16 कितना पार्टियां हैं, 1600 1700। वो पार्टी नकली पार्टियां होती है, आप कह भी नहीं सकते कि नकली है। लेकिन उसको अचानक देखिएगा, अरे बाप रे, इसको तो 500 करोड़ चंदा आया हुआ है। तो कई रूट होते हैं, कई तरीके होते हैं, वो सब ये करते हैं। और नेता लोग कोई एक बढ़िया से एफिडेविट भरता है कि इतना खर्चा हुआ है। खर्चा होता है 10 करोड़ और दिखाते हैं सब जो लिमिट है उसके अंदर, विधानसभा या लोकसभा। तो ये तो एकदम खुला, एकदम साफ साफ सामने जो है दोहरे मापदंड हैं इसमें है। और इसमें सब सहूलियत में रहते हैं सारे पार्टियां। अच्छा, इससे एक बात और पता लगती है कि अगर दिल्ली के पास पूर्ण राज्य का दर्जा होता और अरविंद केजरीवाल के पास पुलिस होती और ममता बनर्जी जैसी अथॉरिटी होती है अरविंद केजरीवाल के पास, तो शायद भारतीय जनता पार्टी उनका इस तरीके से दमन करने में कामयाब नहीं हो पाती। नहीं, देखिए अभय जी, हम मैं इस बारे में थोड़ा अलग राय रखता हूं। अगर जिस प्रकार का देश में माहौल है तो दमन तो किसी का भी हो जाएगा। हुँ, आपके पास पावर है या नहीं है कि नहीं? महाराष्ट्र में सरकार पलट गई, एक एक पार्टी के दो दो पार्टियां बन गई। हुँ।
तो वहां तो सब कुछ था, वहां भी हुआ। इसी तरह से कई उदाहरण है, इसमें आपका समय खराब होगा तो इसलिए वो बोलने की बात भी नहीं है। जी, थोड़ा उदाहरण महाराष्ट्र दीजिए, नई परख के दर्शकों के लिए उनके उनको भी सामने स्पष्ट हो कि कैसा महाराष्ट्र माहौल की है। नहीं, नहीं, महाराष्ट्र की सरकार सरकार जो है, जो पलटी थी, वो गुजरात और गुवाहाटी में पलटी थी। जी, जी। तो महाराष्ट्र में तो सब कुछ था, हुँ, वहां तो ताकत थी, तो क्या हो गया? बात ये है, और इसी प्रकार के उदाहरण आप देख लीजिए, कई जगह ऐसा हुआ है, जहां पर विपक्षी सरकारें रही हैं, उनकी ताकत भी रही है, वहां भी खेल हो गया है। तो जब ताकत का इस्तेमाल आप हर साम दन भेद से आप करते हैं, तो हुँ, फिर कोई राज्य या कोई व्यक्ति आपके लिए अछूता नहीं है। हुँ, आपने देखा बिहार में तो आपको सब कुछ दिख गया। हुँ, क्या पैसे दिए गए चुनाव के वक़्त, सब कुछ, उसमें बोलना भी ठीक नहीं है। हुँ। बात ये है कि लोग जो सत्ता में रहे वो इस्तेमाल कर लेती है, और ये लोग थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, ये बात सच है, एकदम सही है। एकदम इसमें कहीं आप इसमें कोई निकाल नहीं सकते। अच्छा, ये मेरी बात अपनी चुनावी प्रक्रिया के बारे में मेरी ये समझ है कि दूसरे तमाम उपायों से चुनावी प्रक्रिया को और प्रभावित ज़रूर किया जा सकता है, छापों से या इस तरीके के दबाव से ज़रूर प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन अंततः जो सामाजिक गठजोड़ किस पार्टी के किस नेता के पक्ष में जितना है, फैसला उसी के मुताबिक मुताबिक होता है। मैं ऐसा नहीं समझता। हुँ, अब चीज़ें बदल गई। हुँ, अब चीज़ें बदल गई है। देखिए, चुनाव के लिए कहा जाता है, एक आरोप लगता है भाजपा सरकार पे हुँ, कि इवन फील्ड नहीं है। जो मैदान है ऊबड़-खाबड़ है। तो चाहे वो संसाधन की बात रहे, चाहे वो लॉजिस्टिक्स की बात रहे, चाहे वो फाइनेंस माने पैसे की बात रहे, चाहे वो आप वो लोग तो आरोप ये भी लगाते हैं कि इलेक्टोरल रोल और एसआईआर यही सब गलत है। तो कोई चीज़ ऐसा नहीं है जिस पे आरोप नहीं लग रहा है। तो आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी एक तरह से कहा जा सकता है कि आपके पास कुछ नहीं है। हुँ, मैं बार-बार ये कहता हूँ कि अगर भाजपा चाहेगी तो बंगाल जीत लेगी। हुँ, चाहेगी कि नहीं, ये एक प्रश्न होता है। हुँ। मैं दिल्ली के बारे में भी ये कहता है ना? मैं जी, बिहार के बारे में ये नहीं कहता था, जी, है ना? जी। लेकिन यहाँ के बारे में क्योंकि आपके पास आप संसाधन हैं और आपके पास सब कुछ है, तो आप उसका पूरा-पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये है ना, मान लीजिए आपके पास बिहार में सुनते हैं 25, 30, 40 हेलीकॉप्टर से भाजपा और एनडीए वाले चल रहे थे, और इधर 3-4 भी होंगे नहीं, 4-5। तो ये इस ढंग की बात है ना। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जो जनता है आपके साथ, अरे जनता तो थी विपक्षियों के पास, 1 करोड़ 90 लाख वोट भी आया हुँ, महागठबंधन। लेकिन जब 10,000 रुपया आपके पॉकेट में चला गया गरीब प्रदेश में महिलाओं को, हुँ, तो तब पलट जाता है। अभय जी, हम लोग बोलते रहे कुछ जन समर्थन है, फलाना है, ठिकाना है। हुँ, आप एक रैली में लाइए ना, 10 हज आप क्या करिए, एक काम करिए, टीएमसी 10,000 रुपया देके रैली में बुला रही हो। हुँ, अगर भाजपा वाले उसी दिन 15,000 दे दें, तो हो हुँ, सकता है टीएमसी का मैदान खाली हो जाएगा रैली के। हुँ, ये तो स्थिति है। अभी आप देख लें, हिमांता बिस्वा शर्मा ने 10-10 हजार रुपए 10-15 लाख कितने लोगों को महिलाओं को बाँट दिया। उन्हीं का आइडिया था बिहार में ये 10,000 देने, और अपने यहाँ लागू कर दिया, 40 लाख महिलाओं को देना है वहाँ। हुँ। तो सिर्फ बहुत सारी चीज़ें एक साथ जब लग जाती है, तो आप तमाम हीरो हों, बड़े हों, आपको समझ में नहीं आएगा कि ज़मीन कहाँ से खिसक जाती है, खिसका दी जाती है। ये तो है, पक्की बात है। ये आज तो ये है, उदारवादी राजनीति का दौर खत्म हो चुका है भाई जी। तो आप आज की चर्चा का एक अंतिम सवाल है, जो बहुत छोटा-सा सवाल है। जी। तो क्या आपकी निगाह में ममता बनर्जी सांसत में हैं इस वक़्त? ममता बनर्जी अभी मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह पाऊँगा, हुँ, लेकिन हाँ, जो जज़्बा, जो उनके हौसला, जिनको उनका हौसला पिछली बार था, हुँ, जब हुआ था चुनाव 21 में हुआ था, हाँ, तो 21 में था, वो मुझे नहीं दिखाई पड़ता है, मैं इतना ज़रूर कहूँ, है ना? जबकि इस बार से उस बार
जो थर्ड फोर्स जिसको हम कहते हैं, वो उतना कमजोर नहीं थी, उतना कमजोर नहीं थी। तो लोग तो कहते हैं कि वो थर्ड फोर्स वाला ही वोट जो है भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया। हम्म। तो इस बार अगर थर्ड फोर्स वाला वोट और कमजोर हुआ है, तो कहाँ जाएगा वोट? और भाजपा एकदम पूरी तरह से लगी हुई है। अगर लगी हुई है तो पता नहीं, हम कह नहीं सकते, इस पर हम मेरा दावा सही नहीं हो सकता। लेकिन जो पिछले 10-5 दिन से दिखाई पड़ रहा है, उसमें लगता है कि वो उसको टारगेट में ले लिया है उन्होंने। हम्म। ठीक है, देखिए, बहुत। अभय जी एक बात बोलना हाँ, हाँ, चाहूंगा। बताइए, बताइए। ये जो है, एक कोटेबल कोट होता है ना, हम्म। जैसा मैं बोलने का प्रयास करता हूँ। हम्म। आजकल भाजपा चुनाव जीतती है, ये कोई न्यूज नहीं है। जी, जी। आजकल भाजपा चुनाव हार जाए तो न्यूज है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत आपने मार्के की बात कही। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी। आपने ऐसी कई बातें अपनी आज इस चर्चा में कहीं, जो कि इस कल जो कलकत्ता में घटनाक्रम हुआ है, उसकी उन उस उसकी उन बातों की रोशनी में उस घटनाक्रम को देखा जाएगा, तब उसका तात्पर्य निरूपण ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकेगा, उसका मतलब निकालना आसान होगा। हम लोग बंगाल के घटनाक्रम पे निगाह रखे रहेंगे और बिहार में अगर कुछ और कोई घटना होती है, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे और उससे जुड़ी हुई राष्ट्रीय राजनीति में जो घटनाएँ हो रही हैं हम लोग अगली बार उसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी।